हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओडिशा के अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आप ध्यान रखेंगे, हम करंट अफेयर्स को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। दिस विल बी द पार्ट 1, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। पैटर्न ऑफ डिस्कशन विल बी एमसीक्यू बेस्ड। साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उस एक्सप्लेनेशन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और वो भी जानेंगे। ओडिशा स्पेसिफिक न्यूज़ को मेनली हम टारगेट करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक पोर्टल के बारे में है। आपको बताना है ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसको कि मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2022 की सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए रिपोजिटरी के तौर पे तैयार किया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आपको पता होगा मेक इन ओडिशा कनक्लेव जो है वो ओडिशा में कंडक्ट की जा रही है। अब उसमें जो भी फंक्शंस होंगे, जो उसके आउटकम आएंगे, उसको हम बेसिकली एक रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे। अब उस रिपोजिटरी के लिए एक पोर्टल को डिवेल्प किया गया है। उस पोर्टल का आप नाम बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं डू इट ओडिशा, मेक इन ओडिशा, ओडिशा एंड कनक्लेव, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेक इन ओडिशा। जैसे मेक इन इंडिया है जिसमें हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को, इंडिया में चीजें बनाने को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके से मेक इन ओडिशा में हम लोग ओडिशा की हर चीज को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये इस कनक्लेव का भी पर्पस है ताकि दूर दूर से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए, पार्टिसिपेंट आए, तो वो ज्यादा से ज्यादा ओडिशा के साथ एंगेज हो सके, फर्दर इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सके और बिजनेस ग्रो हो सके। सो इसका जो सारा डाटा होगा कनक्लेव का, वो रिपोजिटरी के लिए पोर्टल तैयार हुआ है मेक इन ओडिशा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं, इन्होंने बेसिकली एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप जो है वो मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2022 के लिए बनाई है। और उन्होंने कहा कि ओडिशा पूरे इंडिया भर में, अगर हम सारे स्टेट्स देखते हैं जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें ओडिशा जो है बेसिकली वो काफी आगे तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग जो थी वो नीति आयोग ने निकाली थी, जिसमें डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं वहां पे बिजनेस करना कितना, आप बोल सकते हैं, सक्सेसफुल है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रेटिंग थी, जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, उसमें ओडिशा को अचीवर स्टेटस मिला है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग थी उसमें ओडिशा को कौन सा स्टेटस हासिल हुआ था। आंसर होगा अचीवर का स्टेटस। सीएम के द्वारा यह भी कहा गया कि मेक इन ओडिशा कनक्लेव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने स्टेट के पोटेंशियल को शोकेस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स आएंगे जो कि आके पार्टिसिपेट करेंगे इस कनक्लेव में। ओडिशा के कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सो बेसिकली ये कनक्लेव जो है वो इन्वेस्टर्स को ओडिशा की एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करेगा जिससे उन्हें ये पता लगेगा कि ओडिशा अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट पाता है तो कितना अच्छा तरक्की कर सकता है, इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर सकता है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये इंडस्ट्री कैप्टन्स के लिए या फिर लीडर्स के लिए कारागार साबित हो सकता है अगर वो एक नया इन्वेस्टमेंट का वेंचर जो है वो ओडिशा में खोलना चाहते हैं। मेक इन ओडिशा पोर्टल बेसिकली रिपोजिटरी होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी इस कनक्लेव की। डेलीगेट्स जो हैं वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि सेशंस क्या हैं, किस थीम पे कहाँ सेशन होने वाला है, वेन्यू क्या है, सेशन का आउटकम क्या हुआ, वो सब इस मेक इन ओडिशा पोर्टल से फेच कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो कि आपको मेक इन ओडिशा कनक्लेव के बारे में, उससे रिलेटेड पोर्टल के बारे में ध्यान रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा विजिलेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बॉडी आपने सुनी होगी।
ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इसका मेन फोकस होता है करप्शन को डील करना। अब करप्शन ऐसी नहीं कि ट्रैफिक लेवल पे ट्रैफिक पुलिस करप्शन कर रही है तो वो करप्शन, हायर लेवल पे कोई करप्शन हो रही है तो उसको खास करके सीबीसी जो है वो डील करती है। जैसे कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं इटसेल्फ, और मतलब बहुत हाई लेवल पे करप्शन होके वो बच जा रहे हैं। इसके लिए ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था वो बनाया गया था। बेसिकली संथा नाम एक कमेटी जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा 1963 के आसपास संगठित की गई थी। इस कमेटी ने ही सीवीसी के रिकमेंडेशन को जस्टिफाई किया था। उसके बाद 1964 में एक रेजोल्यूशन लेके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टार्ट कर दिया गया। फिर 1964 के बाद, अब ये तो एक रेजोल्यूशन से आया था, सो वी कैन नॉट से कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। साल 2003 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का भी दर्जा दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है सीवीसी के बारे में और आपसे ऐसे लाइन पूछ दी जाए कि जब ये बना था तो इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस ग्रांट कर दिया गया था इमीडिएटली, तो पॉइंट आपका गलत होगा, क्योंकि इमीडिएटली नहीं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी इयर्स इन 2003 इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, कानूनी दर्जा हासिल हुआ था। और फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी है और काम करती है करप्शन के अगेंस्ट। कभी कभी इसका जो काम है वो ओवरलैप कर जाता है यूपीएससी से भी अपॉइंटमेंट्स को लेके, पर वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। ये अपने प्रोसीजर्स के हिसाब से, अपने कोड के हिसाब से अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में ध्यान रखेंगे वो ये है कि ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। ओडिशा विजिलेंस जो है बेसिकली ये पूरे कंट्री में यानी कि पूरे इंडिया में कौन से रैंक पे रहा है, मतलब ओडिशा ने एज अ स्टेट विजिलेंस का जो रोल है वो कितने अच्छे से प्ले किया और फिर कौन सा रैंक इंडिया में इसको हासिल हुआ। ऑप्शंस हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फिर फोर्थ रैंक। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट रैंक। और ये अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है, प्राउड की बात है, क्योंकि अगर विजिलेंस हमारा बहुत स्ट्रांग है स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो करप्शन बहुत जल्दी डिक्लाइन हो सकता है और हम अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग डेमोक्रेसी। सो देखिए ओडिशा विजिलेंस जो है वो बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग एंटी करप्शन एजेंसीज में आया है एज पर द कंट्री। ये स्टैटिस्टिक्स जो है कि कितना अच्छा रोल प्ले किया ओडिशा ने और फर्स्ट रैंक हासिल किया, इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दर्ज किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आए हैं क्राइम को लेके, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पोजीशन ओडिशा विजिलेंस को हासिल हुई। बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को एंटी करप्शन के लिए ओडिशा ने यूज किया। इसी वजह से विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्टिवनेस आई, ट्रांसपेरेंसी आई। अब देखिए करप्शन को खत्म करने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है, जो गवर्नमेंट भी हमेशा प्रमोट करती है इनफैक्ट, वो होती है गुड गवर्नेंस। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब की हम बात करते हैं। अगर हम गुड गवर्नेंस इंश्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली करप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक जीरो टॉलरेंस की अप्रोच अपनाई थी करप्शन के लिए, कि किसी भी हालत में करप्शन जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में ग्रास रूट लेवल पे अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, लोगों को करप्शन के बारे में समझाया और ये भी बताया कि आपसे कोई कितनी भी मजबूरी में करके आपके काम को जल्दी करने के चक्कर में करप्शन मांगता है तो आप हमारे पास आएंगे, कंप्लेंट करेंगे, आप उसे करप्शन नहीं देंगे। और इसके अलावा एक प्रोएक्टिव स्टेप्स ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे, जैसे कि मो सरकार में बेसिकली डेमोक्रेसी के जो फ्रेमवर्क होते हैं, जब प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको बहुत राइटफुल मैनर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। और इसी एलिमेंट में एक जो आपका मोस्ट प्रायर एलिमेंट होता है वो होता है करप्शन नहीं होनी चाहिए आपके एरिया में या फिर आपके राज्य में। ठीक है, मो सरकार इनिशिएटिव हो गया, जीरो टॉलरेंस अप्रोच होगी,
इन्हीं की वजह से ओडिशा ने अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल के बारे में। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है बेसिकली, उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक कॉमन क्रेडिट का पोर्टल स्टार्ट किया है। आपको उस पोर्टल का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं फार्म पोर्टल, सफल पोर्टल, आर्या पोर्टल या फिर लैंड पोर्टल। इसका आंसर होगा सफल पोर्टल। अब क्वेश्चन रीफ्रेम कैसे हो सकता है? सफल पोर्टल किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बेनिफिट के लिए बनाया गया है? तो आंसर होगा फार्मर्स। एक क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव पे भी आ सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली ये एक कॉमन क्रेडिट की सुविधा फार्मर्स को मुहैया करवाएगा सफल पोर्टल। सो इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल बेसिकली एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है अगर किसान एग्रीकल्चरल लोन्स लेना चाहते हैं। सो ये पोर्टल को लॉन्च करते हुए चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया कि एग्रीकल्चर में ये रेवोल्यूशन लेके आ सकता है, क्योंकि खास करके किसानों को क्रेडिट ही आसानी से नहीं मिलता है, जिस वजह से बहुत सारी मिस हैपनिंग्स होती हैं फार्मर्स के साथ। सो ये उस चीज के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है कि फार्मर्स जो हैं आज के टाइम पे भी 40% से ज़्यादा फार्मर्स जो लोन लेते हैं वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल लोन जो होता है वो बैंक से नहीं होता, लोकल मनी लेंडर्स हो गए, साहूकार हो गए, आज भी उन्हीं से वो लोन लेते हैं जो बहुत हाई ब्याज पे उनको लोन देते हैं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू कि किसान जो हैं वो क्रेडिट बैंक्स के थ्रू लें, पर बैंक्स जो है कई बार कोलेट्रल मांग लेती हैं, या फिर बैंक्स को ये लगता है कि हमारा बैड लोन्स जो है किताबों में वो बढ़ता जा रहा है, तो हम किसानों को और जो कर्जा है वो नहीं देंगे। तो सरकार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आती है, इसीलिए ये एक इनिशिएटिव है सफल का। सफल पोर्टल के थ्रू एक इनिशिएटिव है जिसमें फार्मर्स या अग्री एंटरप्रेन्योर्स यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस करना चाहते हैं वो पब्लिक बैंक्स, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन ले सकते हैं। इस फैसिलिटी के साथ फार्मर्स और एग्री एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली उनको मोर देन 300 टर्म लोन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे। और ये लोन प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कि किसी फार्मर को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए भी लोन कवरेज चाहिए, फिर उसको अगर उसकी फसल में डैमेज होता है उसके लिए भी कवरेज चाहिए, फसल के इनपुट खरीदने हैं, सीड्स वगैरह, उसके लिए भी उसका कवरेज होना चाहिए उस क्रेडिट में या लोन में। वो सब कंपोनेंट्स मुहैया करवाए जाएंगे। ठीक है, 300 टर्म लोन प्रोडक्ट्स होंगे। इसके अलावा इसको कृषक ओडिशा के साथ जोड़ दिया जाएगा। कृषक ओडिशा के साथ जोड़ के 70+ मॉडल प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट्स है बेसिकली उसका एक्सेस इसको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर का स्टेटस ओडिशा में क्या चल रहा है उसके साथ पूरी कनेक्टिविटी इस पोर्टल की बना दी जाएगी। पोर्टल जो है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन की जो असिमेट्री है उसको भी ओवरकम कर देगा। किसान जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अपने लोन का स्टेटस जानने के लिए कि पारित हुआ कि नहीं हुआ बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस चीज को नहीं करना पड़े इसलिए सफल पोर्टल पे क्या होगा, फार्मर्स को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ पहुंचा। जैसे आज के टाइम पे आप लाइसेंस जो है वो घरों से अप्लाई कर सकते हैं बनाने के लिए, तो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑन द सेम ग्राउंड सफल में भी यही चीज होगी। ये एक फैसिलिटेटर हो जाएगा क्रेडिट के लिए और इसमें एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वो फायदा पाएंगे, उनका इकोनॉमिक गेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सफल। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सफल इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आपका आंसर होगा ओडिशा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य को प्रेस्टिजियस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2022 से नवाजा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बेसिकली ये जो योजना है ये पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, फिर 2016 में इसकी रीनेमिंग हो गई है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक तो है रूरल, एक है अर्बन।
अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है इसको। रूरल के लिए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। सो बेसिकली ये दोनों मिनिस्ट्रीज जो हैं ये इंश्योर कर रही हैं कि साल 2024 तक सबके पास घर होना चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हाउसिंग फॉर ऑल। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या लोगो पूछा जाए, थीम भी कह सकते हैं। प्रेस्टिजियस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड में आपको वो राज्य बताना है जिसको कि ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस हैं पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर असम। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओडिशा। ओडिशा को ये अवार्ड दिया गया। अगर ये अवार्ड ओडिशा को मिला है तो इसका मतलब ये है कि ओडिशा ने इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा सहयोग दिया है। ठीक है, सो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इज द रिस्पॉन्सिबल जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करती है। सो इसीलिए ये अवार्ड इसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ओडिशा को मिला है। अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये अवार्ड सेरेमनी हुई कहाँ थी? इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव। 3 दिन का ये कनक्लेव जो है ये गुजरात में हुआ था। वहीं पे ये अवार्ड अनाउंस हुए और डिस्ट्रीब्यूट किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडिशा को एक ऐसा राज्य माना है जिसने कोशिश की है अर्बन पुअर्स को घर देने की। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया ना, क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल। हर किसी के पास जो है वो घर होना चाहिए, खास करके जो लैंडलेस हैं उनके पास। सो बेसिकली जो लैंडलेस हैं, अर्बन पुअर हैं, शहरी इलाकों में गरीब रहते हैं, उनके लिए ये योजना एक सॉल्यूशन बन के आई है और बहुत अच्छे तरीके से हाउसिंग असिस्टेंस जो है वो इस योजना के तहत प्रोवाइड की गई है। इसमें उनको इजी क्रेडिट दिया जाता है, इंटरेस्ट जो है उसमें सबवेंशन या फिर आप बोल सकते हैं राहत दी जाती है इंटरेस्ट रेट में। सो गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो इसमें इनोवेशन वगैरह भी लेके आई है, इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट को ये अवार्ड मिला। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन है जागा मिशन। इसकी जो इंटरवेंशंस हैं बेसिकली उसने इंडिविजुअल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम क्या होती है? हर घर की समस्या क्या होती है? उनके पास घर नहीं होता, ठीक है, कई बार उनके लैंड डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, उनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं होती, घर में पानी नहीं आता रेगुलरली, स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या होती है, गलियों में लाइट नहीं होती है, सड़कें टूटी होती हैं, नाले जो हैं वो सही से वर्क नहीं कर रहे होते, ड्रेनेज सिस्टम पुअर होता है, ये आम लोगों की समस्याएं होती हैं। जागा मिशन जो है बेसिकली ये हर एक उस समस्या का समाधान देता है। सो अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना घर मुहैया करवा रही है और ये मिशन उस घर के आसपास की एमिनिटीज जो है उनका ख्याल रख रहा है, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आया। इसीलिए ओडिशा ने ना केवल घर मुहैया करवाए बल्कि इस मिशन के तहत ओपन जो स्पेस था आसपास का उसको अच्छे से डेवलप किया ताकि कोई भी समस्या जो एक आम नागरिक को हो सकती है वो ना हो पाए। सो ये मिशन जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ओडिशा गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट जो की जाती है उसको बंद कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ऑप्शंस है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ओडिशा। सो बेसिकली मोर देन 57,000 जो एम्प्लॉयज हैं उसको इससे फायदा हो पाएगा। गवर्नमेंट जो है वो 1300 करोड़ पर एनम स्पेंड करेगी। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट अगर बंद हुआ है तो उनको परमानेंट लेवल पे रिक्रूट किया जाएगा विद द प्रॉपर प्रोसेस, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया आप पूरा टाइम ये सोचते हैं कि अब अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो मुझे परमानेंट कर दे, पर नहीं करती है, जॉब से तुरंत अगर निकाल देती है तो फिर आपका रोजगार जो है वो इफेक्ट होता है। इसीलिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट का सिस्टम ओडिशा गवर्नमेंट ने खत्म किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 5T इनिशिएटिव। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये 5T इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। और 5T की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। टीम वर्क, यानी कि हर डिपार्टमेंट हर टीम आपस में मिलकर काम करेगी फॉर द वेलबींग ऑफ ओडिशा और वहां के लोगों के लिए भी। टेक्नोलॉजी,
उसका यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसी से इंश्योर होती है। फिर ट्रांसपेरेंसी एक अलग से दिया गया है, ताकि जो इसके मैकेनिज्म है ट्रांसपेरेंसी के, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, उसमें डिस्क्लोजर करना इंफॉर्मेशन का खुद से, फिर सोशल ऑडिट जो है उनको रेगुलरली कंडक्ट करना, इसको इंश्योर किया जाएगा। टाइम, समय पे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना, ठीक है, लोगों को वेट नहीं करने देना, उनकी समस्याओं को समय से पहले सुलझा देना। ट्रांसफॉर्मेशन, ये 5T इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट ने चलाया है, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट सिस्टम एबॉलिश किया गया है, ये इसी 5T सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं बेसिकली, ये कितने परसेंट टोटल क्रॉप लोन्स जो हैं वो कितने परसेंट टोटल क्रॉप लोन का स्टेट में डिस्पर्स करेंगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यानी कि अगर फार्मर्स को लोन चाहिए होता है तो वो इनसे भी ले सकते हैं, या छोटा मोटा अगर वो बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो इनके पास जा सकते हैं। अब ये लोन प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए एक सरकार ने लिमिटेशन लगा दी है, या आप कह सकते हैं इनको एक डेडिकेटेड टारगेट भी दिया है कि जितने भी स्टेट में क्रॉप के लोन्स दिए जाते हैं उनमें से कुछ परसेंटेज जो है वो इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो कितने परसेंट होगा? ऑप्शंस हैं 50%, 40%, 70% या फिर 60%। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 60%। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, यानी कि अगर आप उन्हें 1 रुपया दोगे तो वो खुद भी 2 रुपया अर्न करेंगे उसमें से। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर इंश्योर करना, यानी कि लोगों का सोशो इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो इंश्योर करना। और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी खास करके ये एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक का ही हिस्सा मान लीजिए। ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, नाम से क्लियर है, ये एग्रीकल्चरल फील्ड में लोन्स को डिसबर्स करती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये दोनों जो हैं ये मिलके लगभग 60% हिस्सा लोन्स का, क्रॉप लोन्स का, मतलब फसलों के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं वो पूरे स्टेट में देंगी। बचा हुआ 40% बाकी बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो बेसिकली 384 बैंकिंग असिस्टेंट्स जो हैं उनको रिसेंटली 15 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में अपॉइंट किया गया। अब इनका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि अब अगर इनके पास एक टारगेट है 60% आपको लोन डिसबर्स करना है, तो ऑब्वियसली इनके पास मैन फोर्स होनी चाहिए उस टारगेट को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसलिए ये अपॉइंटमेंट किया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ ऑनलाइन ऑपरेशंस जो हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो भी लॉन्च किए गए। इसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ला दिया गया, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाए लोगों के साथ, ये इंश्योर किया गया। 2000 से भी ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं बेसिकली वो अब तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का टारगेट मैं आपको बता चुकी हूँ, 60% इनको जो लोन है वो डिस्पर्स करना होगा, क्रॉप लोन, ठीक है। इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस जो हैं इनके वो भी अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, क्योंकि ये इनिशिएटिव भी 5T के अंडर आता है, जो हमने पिछले उसमें देखा एक्सप्लेनेशन में। तो ये एक 5T इंटरवेंशन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने न्यूज़ देखी अभी। तो आपको ये बताना है किस साल में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको बनाया गया था। पहली प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1919, 1904 या फिर 1909। इसका करेक्ट आंसर होगा 1904। 1904 में सबसे पहली प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटी आप इसे कह सकते हैं, इसको बनाया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी कि
इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर कोई और बॉडी है जिसके पास इसकी अथॉरिटी होती है? ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। इसके सर्च करने के साथ साथ आप क्या कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्टैटिक में इकोनॉमी से कनेक्ट होता है। सो 1904 में फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई थी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, ये एक बेसिक यूनिट या छोटा सा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इसको आप कोऑपरेटिव बैंक के साथ जोड़ सकते हैं। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का ही एक ये हिस्सा है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं? अब तो बड़े पैमाने पे काम करते हैं। जब ये पहली बार बनी थी तो जिनके पास छोटे छोटे, मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा था, उन्होंने आपस में उस पैसे को इकट्ठा किया और फिर उसको लोन के तौर पे देना शुरू कर दिया। पर वो बहुत नेग्लिजिबल इंटरेस्ट लेते थे उस लोन का, क्योंकि उनका मकसद क्या था कि वो कमर्शियल नहीं थे, वो सोशो इकोनॉमिक वेलबींग करना चाहते थे लोगों का, और लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पैसा देते थे, ब्याज बहुत कम लेते थे, इसलिए इसका नाम है कोऑपरेटिव। सो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। 1904 में द फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड। ग्रास रूट लेवल पे ये काम करती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चर अब अर्बन एरियाज में तो होता नहीं है, ठीक है? तो ये खास करके काम कहाँ करेगी? पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे। ओके, तो ये एक फाइनल लिंक होता है बिटवीन द अल्टीमेट बोरोवर्स एंड हायर एजेंसीज। अल्टीमेट बोरोवर्स में कौन आते हैं? फंड को बोरो कौन करेगा? आम बात है, ग्रामीण लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को जरूरत है। अब फंड देंगी कौन? वो हायर एजेंसीज होंगी, पर इनका जो मकसद होगा दैट विल नॉट बी कमर्शलाइज द बिजनेस, ये होगा लोगों के साथ कोऑपरेट करके उनको सहयोग करना। सो ये कौन कौन सी हायर एजेंसीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं? जैसे कि आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया है। अब मैंने आपको यहाँ पे आंसर ही कर दिया, पिछले में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि इसको रेगुलेट कौन करता है। सो दिस वाज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। उसी टाइम से अब तक आरबीआई इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर रही है। चलिए यहाँ मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आरबीआई जो है किस साल में एस्टैब्लिश की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ये आप कमेंट सेक्शन में अब बताएंगे, क्योंकि पिछले का आंसर मैं यहाँ पे आपको दे चुकी हूँ। सो बेसिकली इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत गवर्न किया जाता है। इसी के साथ साथ बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 है, जो कि इनकी फंक्शनिंग को गवर्न करता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन के बारे में। ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन को किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था? बेसिकली ये न्यूज में थी कॉर्पोरेशन, तो इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ऑप्शंस है 1956, 1973, 1966 या फिर 1990। आंसर होगा 1973। 1973 में ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था। लिफ्ट इरिगेशन की बहुत सारी स्कीम्स जो थी वो सेंट्रल लेवल पे भी चलाई गई थी, जिसका पर्पस था इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा हर एक राज्य में मुहैया करवाना, खास करके उन राज्यों में मुहैया करवाना यहाँ पे उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही इरिगेशन का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ है, ठीक है। सो चीफ मिनिस्टर जो है, इन्होंने कहा कि ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन जो है ये पिछले 50 साल से स्टेट के साथ अच्छा रोल प्ले कर रही है। सो आप इस साल में से 50 साल माइनस भी कर देते एक्सप्लेनेशन पढ़ के, तब भी आपका आंसर आता 1973। सो सेंट्रल कंपोनेंट है या क्रिटिकल कंपोनेंट है ये वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, जो कि फार्मर्स फेस करते हैं। किसानों को अगर उनकी फसल को पानी नहीं मिलेगा तो बहुत सारा लॉस उनको बियर करना पड़ता है। इसीलिए लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन इंश्योर करती है कि फार्मर्स को पानी की समस्या ना आए, पर्टिकुलरली जब वो अपनी क्रॉप को उगाते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1973 को। पिछले 50 सालों में बेसिकली OLIC के द्वारा
30% तक कंट्रीब्यूट किया गया है फॉर द टोटल इरिगेशन फैसिलिटी इन द स्टेट। 30% तक जो भी इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं स्टेट में, जैसे कि अगर कैनाल बनाई गई हैं, ट्यूबवेल लगाए गए हैं, पंप लगाए गए हैं, सो ये सब का श्रेय जो है वो ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन को जाता है। सो ये जो बेसिकली इरिगेशन की फैसिलिटी है स्टेट में, इस फैसिलिटी से लगभग 13.50 लाख हेक्टेयर का जो कल्टीवेबल लैंड है उसको सिंचाई प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2022 के बारे में। इस पे ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी पे था। सो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा कौन से पर्टिकुलर ग्रुप के एम्बेसडर्स को मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2022 में इनवाइट किया गया। ऑप्शंस हैं ब्रिक्स, आसियान, यूरोपियन यूनियन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से सोच के आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली किस जगह के एम्बेसडर्स जो हैं उनको इनवाइट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा के द्वारा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आसियान कह लीजिए, एशियान कह लीजिए, एशियान के जो भी मेंबर्स हैं उन सब के एम्बेसडर्स जो हैं बेसिकली वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि उनको इनविटेशन जो है वो दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स के लिए जरूरी हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसका थीम ध्यान रख सकते हैं। इसका थीम है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। सेक्रेटेरिएट पूछा जा सकता है जकार्ता, इंडोनेशिया। यहाँ पे आसियान का जो है वो सेक्रेटेरिएट है। अब इसके मेंबर्स जो हैं इनके नाम मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता देती हूँ, ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं लिखूंगी पर फिर भी आप ध्यान रखेंगे सुनते टाइम। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। अब इन मेंबर्स को आप काउंट कर लीजिए। ये मेंबर्स हैं एशियान के, ठीक है। सो एशियान को बेसिकली इनविटेशन दिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा के द्वारा कि आप यहाँ पे आके पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आएंगे उतना ज़्यादा फायदा जो है वो बेसिकली ओडिशा को होगा। जैसा कि हमने कनक्लेव का ऑब्जेक्टिव भी देखा था। क्या था कनक्लेव का ऑब्जेक्टिव? कि जितने स्टेक होल्डर्स आए फिर उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकता है, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। इंडिया ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है बहुत हाई पैमाने पे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, उसमें हम इन्हीं के साथ अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। सो आप ये कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, सेक्रेटरी जनरल पूछ लिए जाएं। ये सब इंफॉर्मेशन जो है आप सर्च कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे जो है वो मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हर साल अगस्त 8 जो होती है, 8 अगस्त कह लीजिए, इस दिन हम एशियान डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आसियान हेड्स ऑफ मिशन जो होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओडिशा जो है उसके बारे में चीज़ें बताएंगे अच्छी अच्छी जो कि ओडिशा में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ओडिशा का ज्योग्राफी क्या है, पोटेंशियल क्या है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अच्छा हो सकता है अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सके। सो बेसिकली इंडिया या ओडिशा ही कह लीजिए क्योंकि ओडिशा ईस्ट में आ जाता है। दिस इज द गेटवे टू आसियान रीजन। जो भी मैंने आपको एशियान के मेंबर्स बताए हैं वो आपको पता होगा इंडिया के ईस्ट में है, ओडिशा के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी में क्लोज हैं। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओडिशा इज द गेटवे टू द आसियान रीजन, ठीक है।
ये जो कनक्लेव है मेक इन ओडिशा वाली, ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन से बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग कंडक्ट की जा सकती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट को फेच किया जा सकता है और लोकल कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट है वो इंश्योर कर सकती हैं इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इस समिट में मेजर बिजनेस एसोसिएशंस या फिर इंडस्ट्रीज जो हैं ओडिशा की वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया ओडिशा की अगर इंडस्ट्रीज रहेंगी वो कन्विंस कर पाएंगी जो भी इस कनक्लेव में पार्टिसिपेंट होंगे उनको कि ओडिशा में किस तरीके से इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट किस किस एरेना में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेदांता एल्यूमिनियम। बेसिकली वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। इस क्वेश्चन से ये पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया, तो आंसर होगा वेदांता एल्यूमिनियम। ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो किसान हैं बेसिकली झारसुगुड़ा के ओडिशा के, वहाँ के किसानों की लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट अब दिख रहा है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे बहुत सारे फार्मर्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बाय द वेदांता एल्यूमिनियम। आपके ऑप्शंस हैं जीविका समृद्धि प्रोजेक्ट, जीविका संतोष प्रोजेक्ट, जीविका साथी प्रोजेक्ट या फिर जीविका सिद्धांत प्रोजेक्ट। सो आप अच्छे से ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेदांता एल्यूमिनियम के द्वारा चलाया जा रहा है ओडिशा में फार्मर्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीविका समृद्धि प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है कि जीविका समृद्धि प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, तब आंसर होगा वेदांता एल्यूमिनियम। या फिर ये प्रोजेक्ट किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तब आंसर होगा फार्मर्स के लिए। और अगर पूछ लिया जाए कि ओडिशा में पर्टिकुलरली कहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आंसर होगा झारसुगुड़ा। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। और अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो बेसिकली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये हमारे इंडिया की आफ्टर द आयरन, ठीक है। और एल्यूमिनियम काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, बर्तन हमारे घर में आप देख लीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के हैं। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अगर हम कह सकते हैं सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एल्यूमिनियम का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर ओडिशा स्पेसिफिक होके बात कर ली जाए एल्यूमिनियम के बारे में तो वो भी देख लेते हैं। बेसिकली बॉक्साइट की जो माइनिंग है वो ओडिशा से काफी बड़े पैमाने पे की जाती है। जितना भी बॉक्साइट पूरे हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 50% से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो ओडिशा में होता है। एंड बॉक्साइट इज यूज्ड फॉर द एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तो एक कॉमन सा इफेक्ट है। तो ये जो बॉक्साइट है ये ओडिशा में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है। खास करके आपकी जो कालाहांडी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ की जो बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा एनरिच है बॉक्साइट के लिए। और फिर ये आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड हो जाती है जहाँ पे बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है और बॉक्साइट को फिर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ड्यू टू विच इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। ये जो इनिशिएटिव है ये एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर का। इसमें मेनली क्या किया जा रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किया जा रहा है या ताकि वो बहुत अच्छा कर सकें, बेटर मैनर में वो अपना लाइवलीहुड इंश्योर कर सकें, उनकी जो एग्रीकल्चरल यील्ड है वो इंक्रीज हो सके, एग्रीकल्चर में वो जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा वो आउटपुट अटेन कर सके। वेदांता के सोशल इंटरवेंशन में से ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड किसानों को इंश्योर कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट पे, हेल्थ पे, वाटर पे, सैनिटेशन पे फोकस किया जा रहा है। इसके तहत झारसुगुड़ा के 79 से जो ज़्यादा विलेजेस हैं वहाँ पे सारी बेसिक सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया गया है। वो कौन सी बेसिक सुविधाएं जो मैंने आपको बताई, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रीट लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लोगों की हॉस्पिटल्स होने चाहिए,
और अगर वाटर एंड सैनिटेशन चाहिए तो पाइप्ड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ये सब ये अपने एंड से इस जीविका समृद्धि प्रोजेक्ट के थ्रू इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वेदांता लिमिटेड अकेला ही नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है, नाबार्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व। नाबार्ड जो है बेसिकली वो भी फार्मिंग हाउस होल्ड्स की जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में दोनों ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं वेदांता लिमिटेड और नाबार्ड मिल के काम कर रहे हैं ताकि हम लोग किसानों की जो लाइफ है उसको बदल सकें। और झारसुगुड़ा में इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नाबार्ड की, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, फिर भी बता देती हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही क्लियर है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला ये एक बैंक है नाबार्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में, कानूनी बॉडी है, ठीक है। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक होते हैं ये उनको सुपरवाइज करने वाली बॉडी भी है, क्योंकि ये देखती है कि उनसे जो फंडिंग है बेसिकली वो ग्रामीण इलाकों में जा रही है कि नहीं, और ये स्टेट को खास करके रूरल एरियाज में फंड प्रोवाइड करती है अगर स्टेट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है उस एरिया में। अब देखिए ये प्रोजेक्ट जो है इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विलेज लेवल पे फार्मर्स को हर चीज मुहैया करवा रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा रहे हैं। इसीलिए वेदांता लिमिटेड के साथ नाबार्ड जो है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि नाबार्ड जो है वो इस चीज की फंडिंग जो है उसको इंश्योर करती है। सो नाबार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था नाबार्ड के फॉर्मेशन को। जैसे सीवीसी के बारे में मैंने आपको बताया था संथानम कमेटी थी, तो इसी तरीके से नाबार्ड के लिए भी कमेटी थी, तो वो कौन सी कमेटी थी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए चेयरमैन स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर के कौन नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं पंकज सतीजा, आशीष सतीजा, सूरज सतीजा या फिर किशन सतीजा। इसका करेक्ट आंसर होगा पंकज सतीजा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट पार्ट। पंकज सतीजा जो है ये नए चेयरमैन बने हैं स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर के, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। सो बेसिकली ये एमडी हैं टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड के। इनको यूनानिमसली सेलेक्ट किया गया है या बोल सकते हैं इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के तौर पे। 9th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, जहां पे इनका चयन जो है वो किया गया। ये एलुमनी है आईआईटी धनबाद के। बहुत सारे रोल्स को स्ट्रेटेजिकल मैनर में इन्होंने अपने पैमाने पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए ये चीज जो है ये डिसीजन कह सकते हैं आप लिया गया। SCMS की अगर बात की जाए स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर की, तो इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है हमारी वो भी इसको प्रमोट कर रही है। इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था साल 2013 में। ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि माइनिंग इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्क फोर्स को प्रमोट करती है। माइनिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, टेक्नीशियंस चाहिए होती हैं, तो उन सबको ये प्रमोट करती है। इसको सेटअप किसने किया था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। और देखिए इस बॉडी के ये बेसिकली अपॉइंटी हैं, तो इस बॉडी के बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर के बारे में कि ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सेटअप की गई बॉडी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अधीन आता है और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे नाबार्ड को हमने पीछे देखा कानूनी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी एक एक्ट से बनी थी, पर ये किसी एक्ट से नहीं बनी है, ठीक है। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय सम मिनिस्ट्री, ना ही ये किसी कानून के अधीन है, तो ना ही इसको कोई कानून जो है वो आप बोल सकते हैं रेगुलेट कर रहा है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।